द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन डिनोट्स स्केलर चेन क्या होता है? एक हायरार्की में काम हो, मैनेजर अपने जूनियर को बोले, जूनियर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर को जाके इंफॉर्मेशन दे, यानी अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल नॉट इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल प्रेमाइसेस ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा चीज इनटेंजिबल प्रेमाइसेस नहीं है? प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है? प्लानिंग में प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है? वो एजम्पशंस लेना कि हमको क्या क्या लग सकता है ये काम को करने के लिए। प्लानिंग का स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले एक टारगेट सेट करो, नंबर 2 एजम्पशन करो कि क्या क्या तुमको लगेगा, नंबर 3 उस चीज को पाने का अल्टरनेटिव वेज क्या क्या अवेलेबल है, नंबर 4 हर एक वे को इवेलुएट करो, उसका अच्छा और बुरा पता करो, अब उनमें से चूज करो उस तरीके में से और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको टाइम टू टाइम फीडबैक दो। यही होता है प्लानिंग का स्टेप्स, है ना? तो प्लानिंग का सेकंड स्टेप क्या है? ये चीजें एज्यूम करना कि क्या क्या हमको लग सकता है। तो इनमें से कौन सा चीज इनटेंजिबल आइटम नहीं है? हमको इनमें से किस चीज के बारे में पता करना नहीं है कि क्या क्या लग सकता है? हमको पता करना होगा हमको पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, सब पता करना ही होगा। हमको अपने एम्प्लॉयज का मोरल कैसे बूस्ट करना है, कितना लेबर आवर लगेगा और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, ये मेरा इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये हमको पता करना है कि नहीं करना है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ करना है सर। इन चारों में से क्या नहीं करना है? मतलब क्या चीजों को एज्यूम करने का जरूरत नहीं है? एम्प्लॉय मोरल एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑड विथ वेबर 6 मेजर प्रिंसिपल? वेबर का 6 मेजर प्रिंसिपल क्या था? एनीवन? वेबर्स का 6 मेजर प्रिंसिपल क्या था? बेटा जी फंसोगे बुरी तरीके से। इसका 6 प्रिंसिपल था। नंबर 1 कि चीजों में स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, नंबर 2 हर चीज का फॉर्मल रूल होना जरूरी है, नंबर 3 एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेंटेन करना जरूरी है, नंबर 4 एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड होना चाहिए, नंबर 5 मैनेजमेंट का प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए और नंबर 6 मैनेजमेंट को इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी बात पे पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं करना चाहिए। वेबर का 6 प्रिंसिपल क्या था? स्पेशलाइजेशन, हायरार्किकल स्ट्रक्चर मतलब एक हायरार्की मेंटेन करो, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय, मैनेजरियल डेडिकेशन, इम्पार्शियलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑड लग रहा है तुमको? हायरार्किकल स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े, बिल्कुल पढ़े। एक मिनट, ये तीनों ही तो नहीं है ना? ये तीनों अभी हम स्ट्रक्चर में नहीं बोला ना? ना हम बोला यूनिटी ऑफ कमांड, ना हम बोला इन फोकस्ड, ना हम बोला टेक्निकल क्वालिफिकेशन। नहीं, इन फोकस्ड आप बोले सर, आप बोले थे ना कि मैनेजमेंट का फोकस प्रॉपर होना चाहिए, डेडिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, इन फोकस बोले हैं सर आप। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हम बोला है वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय, हम बोला ना मेरा एम्प्लॉय वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, और हायरार्किकल भी बोला है सर, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं बोले आप। एक जगह से ऑर्डर पास होना चाहिए ये आप कहीं नहीं बोले, ठीक है ना? तो यही ऑर्ड आउट है, यूनिटी ऑफ कमांड वेबर का 6 प्रिंसिपल में नहीं है। Decisions which are repetitive and can be established and well in advance to solve a day-to-day problem is known as, वो डिसीजन जो बार बार लेते हैं और हर रोज लेना पड़ता है, पहले से एडवांस में लेके रखना पड़ता है वो डिसीजन कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम, पर्सनल डिसीजन, ह्यूरिस्टिक टेक्निक।
प्रोग्राम डिसीजन हुआ ना, पहले से एडवांस में ले रहे, मतलब प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर कर रहे हैं हम काम, है ना। प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या होता है, किसके बाद क्या करना है पहले से डिसाइड कर लेना। तो ये प्रोग्राम डिसीजन हुआ जो हम पहले से एडवांस में ले रहे हैं। और अचानक कुछ गड़बड़ हो उसके लिए डिसीजन लेते हैं, अचानक कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए डिसीजन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोग्राम। In case of selecting candidates in an organization, the first step is, इन चारों में पहला काम क्या होता है, हाँ, ब्लैंक एप्लीकेशन, नहीं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। पहले तुम्हारा स्टेप 1 क्या था सिलेक्शन का, तुम्हारा एचआर तुम्हारा इंटरव्यू लेगा और वो जानेगा कि तुम इस काम के लायक हो भी नहीं। मान लो एक स्कूल में कॉमर्स के टीचर का वैकेंसी है और वहाँ पे फिजिक्स का टीचर भी इंटरव्यू देने आ गया, उसको लगा टीचर वैकेंसी है, चलो चलते हैं, तो उसको तो एचआर पहले ही छांट देगा ना, उसके बाद बोला जाएगा आप लोग फॉर्म भरो। तो पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, दूसरा स्टेप है फॉर्म भरवाना, तीसरा स्टेप क्या है, टेस्ट लेना, रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट लेना, चौथा स्टेप होता है मेन इंटरव्यू, पांचवा स्टेप सिलेक्शन, छठा स्टेप में वो सैलरी डिस्कशन और सातवां स्टेप में ऑफर लेटर साइन करना। तो पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेना, पहला स्टेप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप ऑफ, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग की मेडिकल एग्जामिनेशन, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिलेशन सेट करना, हाँ, लीडिंग नहीं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन यही है कि पहले अपने यहाँ क्या क्या काम है वो पता करो, फिर उस काम को ग्रुप में डिवाइड करो कि कौन सा काम किस ग्रुप के अंडर जाएगा, अब उस ग्रुप में किसको क्या काम मिलेगा वो डिसाइड करो। और चौथा स्टेप है उस ग्रुप का हेड कौन होगा, जूनियर कौन होगा, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिलेशनशिप सेटअप करो। ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन भी यही है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स भी यही है। तो डेफिनेशन अगर याद है तो स्टेप्स याद है, स्टेप्स याद है तो डेफिनेशन याद है। सबसे पहले क्या करना है, मेरे यहाँ क्या क्या काम होता है ये पता लगाना, डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2, अब उस ग्रुप के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाना, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट के अंडर में जाएगा। नंबर 3, अब उस डिपार्टमेंट में किसको क्या काम करना है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 4 काम है तो कौन सा काम कौन करेगा वो सेट करना। एंड नंबर 5, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप करना, मतलब कौन किसका हेड कौन किसका जूनियर उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कौन से के अंडर आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिंग एक्सेप्ट, ये सब डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल्स है, किसको छोड़ के, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, बाकी सब डायरेक्शन का ही काम होता है। फॉलो अप करना, कोऑर्डिनेट करना, एक कमांड में ऑर्डर पास करने, सब डायरेक्टिंग का काम है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स determining the objective, setting the standard, identifying the activity, directing the people toward accomplishment of common goal. सर ए नंबर, ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। कंट्रोलिंग में तो कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या होता है, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है अपना टारगेट सेट करना, दूसरा स्टेप है, नहीं, पहला स्टेप है स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा स्टेप है तुम्हारा क्या बोलते हैं, पहला स्टेप है स्टैंडर्ड सेट करना, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस पता करना, तीसरा हुआ तुम्हारा दोनों को कंपेयर करना, चौथा हुआ उनमें क्या कितना गैप हो रहा है वो निकालना, पांचवा उसका रीजन फाइंड आउट करना, मतलब उसको इवैल्यूएट करना, और छठा स्टेप में उसके लिए एक्शन लेना। तो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ सर। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज रिलेटेड टू, कोई न्यूज नहीं मिलना एक अच्छा बात है। किस प्रोसेस के लिए, इनमें से कौन सा प्रोसेस के लिए खबर नहीं होना ही अच्छा बात है, खबर होना या इंफॉर्मेशन होना बुरा बात हो जाएगा। ए सर,
नहीं, हिस्टोरिकल फीडबैक में तो न्यूज होना ही पड़ेगा ना, पास्ट डेटा पता ही नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? सी। क्रिटिकल पॉइंट में भी तुमको पता होना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन दोनों क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये मेरे लिए बहुत जरूरी बात है, उसके लिए एक्शन लेना क्रिटिकल है, मतलब ये चीज मेरे बिजनेस के डिसीजन को बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत क्रिटिकल बात है। और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मतलब वो बातें कभी नहीं होती, अचानक एक बार हुआ है तो अचानक कभी कोई घटना घटे उसको पहले ठीक कर लो ताकि वो दोबारा कभी नहीं हो। तो इन दोनों में खबर होना जरूरी है कि नहीं है? सर बिना इंफॉर्मेशन के कैसे एक्शन लेंगे? प्रेडिक्टिव फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड क्या होता था? फ्यूचर में क्या करना है, तो फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए पास्ट को देखने का जरूरत नहीं है। दो चीज था, याद है? प्रेडिक्टिव फीड फॉरवर्ड और प्रेडिक्टिव फीडबैक, दो चीज था, प्रेडिक्टिव फीड फॉरवर्ड और प्रेडिक्टिव फीडबैक। फीडबैक में तुमको पुराना जानकारी चाहिए तभी तुम फीडबैक ले पाओगे ठीक से हुआ कि नहीं, लेकिन फीड फॉरवर्ड मतलब आगे क्या करना है, तो आगे क्या करना है उसके लिए पास्ट डेटा होना जरूरी नहीं। ठीक है? ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, डेराइव फ्रॉम मेनी सोर्स, नॉट विजिबल फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का पावर होगा। रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज नोन एज, देखना पड़ेगा, नाम वाला कहानी है। VRWM रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Also known as एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। याद करने का होगा, यहाँ पे ये रहा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसका आंसर है। Which one of the following need is missing in the hierarchy of need of theory? मैस्लो का hierarchy need of theory क्या था? सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? सर बेसिक नीड्स यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड बोल के कोई चीज नहीं है, साइकोलॉजिकल नीड बोल के कोई चीज नहीं है। मैस्लो का थ्योरी क्या क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड था, उसके बाद सेकंड क्या चाहिए? सेफ्टी नीड। थर्ड क्या चाहिए था? सोसाइटी में तुम्हारा नाम पहचान, सोशल नीड। एक मिनट लाइन पे लो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद हेल्सबर्ग मॉडल? अच्छा सॉरी, मैस्लो का नीड बोल रहे थे पहले, तो मैस्लो का पहला नीड क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड। नंबर 2 क्या था? सोशल एंड सेफ्टी नीड। नंबर 3 सोशल नीड। नंबर 2 था सेफ्टी नीड, नंबर 3 था जो पहले दिखाया सोशल नीड। नंबर 4 क्या था? दूसरा स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएगा, एस्टीम नीड यानी समाज में इज्जत। और 5वां नीड था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद का कोई गोल, हम बहुत वेल्दी हो, मेरे पास बहुत पैसा हो। इनमें से कौन सा नीड हायरार्की नीड में नहीं है, मिसिंग हो रहा है? साइकोलॉजिकल बोल के कोई नीड नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब बेसिक नीड है, लेकिन साइकोलॉजिकल नीड बोल के कोई नीड नहीं है। बाजी नानी गई। ठीक है, बोल रहा विच वन फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद हेल्सबर्ग मॉडल? इनमें से कौन सा हेल्सबर्ग मॉडल में है? ये तीनों कहाँ था? मैस्लो में ना, तो हेल्सबर्ग में क्या बचा? हाइजीन। ठीक है, हेल्सबर्ग नीड में क्या बचा इन तीनों में से? हेल्सबर्ग मॉडल में हाइजीन का बात की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इंक्लूडेड इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? इनमें से कौन सा चीज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है? ऑफ द जॉब मतलब, ऑफ द जॉब मतलब जॉब के पहले, मतलब जॉब मिलने से पहले। मिलने से पहले कोई जरूरी नहीं है बेटा। ऑफ द जॉब का मतलब हुआ कि तुमको जॉब मिल, छुट्टी लेके या जॉब मिलने के पहले तुमको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना, नौकरी लग चुका, अब वहां पे एक नया सॉफ्टवेयर आया
तो वो लोग हमको पहले जॉब से रिलीज किया है, वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको बोलो, उसके बाद हमको वो सॉफ्टवेयर सीख के फिर से कंपनी में फिर से काम करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा ऑफ द जॉब है? सर सी। डी, वेस्टिबुल ट्रेनिंग को ये बोलते हैं। डमी सॉफ्टवेयर बना के देंगे हम तुमको। वेस्टिबुल स्कूल का मतलब क्या होता है? हम तुमको एक डमी सॉफ्टवेयर बना के देंगे, पहले वो सॉफ्टवेयर पे डमी पे प्रैक्टिस कर लो, जब वो तुमको आ जाए तब तुम काम चालू करना। जैसे एग्जांपल देते हैं, प्लेन उड़ाने का ट्रेनिंग देना। क्या डायरेक्ट किसी पायलट को मेन प्लेन में बैठा के उड़ने का ट्रेनिंग देंगे क्या? सर ऊपर जाके बोल दिया हमको तो नीचे उतारना नहीं आता, तो क्या कर लोगे? इसीलिए पहले उसको एक डमी देंगे जिसमें सब कुछ प्लेन का बटन होगा, बस खाली वो उड़ने वाला पार्ट को छोड़ के हवा में टेक ऑफ नहीं करेगा, बाकी सारा वहां पे बटन होगा। तुम पहले उन बटन पर प्रैक्टिस कर लो, तुमको पूरा चलाना आ गया, अब तुम आओ मेन मशीन के ऊपर। वैसे मेरे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो तुमको पहले सॉफ्टवेयर का एक डमी कॉपी दिया, उस पर पहले ट्रेनिंग करवा लिया, और सॉफ्टवेयर तुमको पूरा आ गया, तब तुम मेन सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिबुल ट्रेनिंग। डमी सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देने को बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ये ऑफ द जॉब होता है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। Under the Likert score management system, which of the following adopts a patternistic approach forward to the subordinate? मतलब ज्यादा सबॉर्डिनेट पे फोकस करना। बेटा ये इतना नामों में कुछ मतलब नहीं दे रहा है, केवल इन नामों से ध्यान दो। ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक, आंसर मिल जाएगा। डी। हाँ, डेमोक्रेटिक मतलब सबॉर्डिनेट के प्रति भी ध्यान देना, उनसे भी बात करके डिसीजन पास करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा चीज ऑरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है? ए, ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं होता ना ऑरल कम्युनिकेशन में। हम तुमको एक बात बोला और मान लो वो रिकॉर्डेड नहीं है कहीं पर भी, तो तुम प्रूव कर पाओगे बाद में कि आप ये बोले थे कि नहीं? ओरल कम्युनिकेशन का कोई प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं होता, ऑथेंटिसिटी नहीं होता। ऑथेंटिसिटी मतलब उसको बाद में साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना ओरल कम्युनिकेशन का, मेरिट थोड़ी ना हुआ, तो डिमेरिट हो गया। सिमुलेशन इज यूजफुल। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करना। तो इन चारों में से सिमुलेशन कब यूजफुल है? बी। सी नंबर ना सर। सी नंबर, टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जब हमको अपना काम को एकदम ऑप्टिमम लेवल पे जाना है तो सब कुछ मिलजुल के होना पड़ेगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन among the same level of people is known as हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक बात बता दे रहे हैं, इस पार्ट में तुमको लग रहा होगा सर बहुत सारा ऐसे एमसीक्यू है जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा। बेटा जी तुमको एक चीज मान के चलना पड़ेगा, कितने मार्क्स का आएगा मैनेजमेंट वाला पार्ट? 20। बाकी 80 का क्या है? 40%। 40 है, 40-60 है ना आई थिंक। 70-30। नहीं सर 70-30 है। 70-30 है। 70 का लॉ, 70 का तुम्हारा ये हो गया इकोनॉमिक्स, है ना? यस सर। और 30 का मैनेजमेंट। इस 30 में तुमको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15, क्योंकि 30 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन। तुमको मान के चलना होगा 7-8
5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस टाइप का कुछ होगा जो डायरेक्ट आंसर नहीं मिल सकता, लेकिन बाकी में तुमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो तुमको वो ढूंढ के पहले अच्छे से अटेंड करना है। बार बार एक ही थ्योरी बता रहा है आप लोग को, क्योंकि मैनेजमेंट वाला पार्ट में ना सब कुछ रट नहीं सकते, तो आपको थोड़ा अपना आइडिया पे आंसर करना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसे ये क्वेश्चन मिला अभी कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जैसे अभी ये ऊपर क्वेश्चन मिला कि ये वेजिटेबल स्कूल ऑफ द जॉब, ये सब आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। तो आपको पहले उनको अटेंड कर देना है, बाकी में जो दिमाग लगेगा लगेगा। 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 में आपको 7-8 क्वेश्चन तो एकदम इजी मिलेंगे मिलेंगे, तो आप वहां से आराम से 15 से 16 मार्क्स निकाल सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS? इनमें से कौन सा MIS का ऑब्जेक्टिव नहीं है? MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ऐसे जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है ना अकाउंट्स का एंट्री करने का, वैसे MIS भी एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट मेंटेन करने, डिसीजन लेने में मदद करता है, जो मैनेजमेंट के काम का सॉफ्टवेयर है। MIS मैनेजमेंट के काम का सॉफ्टवेयर है। तो बताओ इनमें से कौन सा काम MIS का ऑब्जेक्टिव होगा? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, सही बात है, मतलब टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, ये काम करेगा MIS? हाँ करेगा सर। टू प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल करेगा। टू रिक्रूट पीपल फॉर द सिस्टम, लोगों को जॉब पर रखने का काम करेगा क्या MIS? नहीं सर, लोगों को जॉब पर रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता ना सर उस तरीके से। MIS ये काम नहीं करेगा। यहाँ तो ये पूछा था विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक? इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है? ये नंबर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो किसमें था? साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम कौन दिया था? टेलर। टेलर के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और फेयल के प्रिंसिपल को क्या बोलते थे? नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल्स। फेयल के कितने प्रिंसिपल्स थे? 14। टेलर का कितना प्रिंसिपल था? 4। कितना टेक्निक था? 9। टेलर का 4 प्रिंसिपल्स क्या था? नंबर 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक वे में सोचो, इंट्यूजन पे काम नहीं करते। नंबर 2, किसी को याद है टेलर का 4 प्रिंसिपल? बेटा जी बहुत बुरा फंसने वाले हो, ये सब आंसर नहीं याद है तो दिक्कत में आओगी। ये तो आंसर ऐसे हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 12 से। प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, फेयल, टेलर। टेलर का टोटल 14 प्रिंसिपल था, फेयल का 4 प्रिंसिपल था। फेयल का नंबर 1 साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नंबर 2 हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, नंबर 3 कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड नंबर 4 ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। टेक्निक्स क्या था? टेक्निक्स का नंबर 1 डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर 3 टेक्निक था मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, ये सब उसका टेक्निक था। डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल था फेयल का, पहला ही प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क फेयल का प्रिंसिपल था ये। बाकी साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग, हियरार्किकल स्ट्रक्चर, ये सब फेयल में था। अंडर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड विद एस्पिरिट डी कॉर्प्स? आखिरी प्रिंसिपल था ना फेयल का, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब क्या था?
टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट, स्पिरिट कॉप्स का मतलब टीम स्पिरिट। यहाँ पे देखो चारों में से कौन सा होगा? टीम वर्क। ये सब एमसीक्यू में नंबर नहीं खो पाओगे बेटा, ये सब एमसीक्यू में नंबर खोगे बहुत बुरा फंसोगे। मेरा मैनेजमेंट वाला वीडियो जाके देख लो दोबारा, बुक से रिवाइज करने से अच्छा है। कितना वीडियो में मैनेजमेंट वाला पार्ट पढ़ाया है? आई थिंक 2 या 3। वो 2-3 वीडियो दोबारा गो थ्रू करो, वो बुक से रिवीजन करने से अच्छा। बुक ही समझाया हम आपका वहां पे, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ फंक्शन ऑफ, ये तो रिपीट हुआ है, इसमें था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजरियल एक्टिविटी, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का मैनेजरियल एक्टिविटी नहीं है? सी अकाउंटिंग, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। हॉस्टिक टेक्निक रेफर्स टू, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब डिस्कशन करना बैठ के एक साथ। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है और ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा बात प्लानिंग में करेक्ट नहीं है? डी नंबर। प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड प्लानिंग की डिस्क्रीट फंक्शन, ये नहीं है, ये नहीं है। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्ट स्टैंडिंग फॉर, ए नंबर सर, रिव्यू टूल है तो सर हाँ, टेक्निक है वो, रिव्यू टेक्निक है वो, तो बी नंबर होगा। बी नंबर। साइबरनेटिक रिलेट्स टू, नाम में पहला 4 वर्ड पढ़ो, 5 वर्ड पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, हाँ, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये सब वाले यहां से याद कर सकते हैं इस पीडीएफ से। डायरेक्टिंग इज है, डायरेक्टिंग क्या है? डिस्क्रीट प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है। डी नंबर सर, वन वे। डायरेक्टिंग वन वे प्रोसेस है, हम डायरेक्शन देंगे, तुमको फॉलो करना है। नहीं, 1 मिनट, नहीं, डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। वन वे कैसे हो सकता है? डायरेक्शन में तुमको डायरेक्शन देंगे तो फीडबैक भी तो लेना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज अ नॉन रूटीन डिसीजन, इनमें से कौन सा रोज लेने वाला डिसीजन नहीं है? is an example of non-routine decision. Decision ready fill up vacant position, ये लगातार करते रहना पड़ता है. Decision to launch a new product plant. Decision to restructure the organization for improvement. Ready to take over a sick unit. ये तीनों ही तो नॉन रूटीन. नया प्रोडक्ट हर रोज लॉन्च नहीं होता. बिजनेस को रीस्ट्रक्चर हर बार नहीं करना पड़ता और एक दूसरे बिजनेस को खरीदना, एक लॉस मेकिंग बिजनेस को बाई करना भी रोज का डिसीजन नहीं. एक्चुअली में क्वेश्चन होना था विच वन इज अ रूटीन डिसीजन, तब आंसर नंबर ए होता. ए नंबर रूटीन है, बाकी तीनों ही नॉन रूटीन डिसीजन.
In making a decision, game theory useful under the condition. Various probabilities. इसका आंसर तो हमको भी देखना पड़ेगा, रुको। सर गेम थ्योरी में तो एक्स वाई थ्योरी आता है, तो कॉम्पिटिटिव राइवल्स हो सकते हैं। ये देखना पड़ेगा इसका आंसर 31 के है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी, ठीक है, ये याद करने लायक एमसीक्यू। ये जितना भी ये थ्योरीज दे रहे हैं ना इस पीडीएफ में, इनको लिख के एक जगह याद कर लेना। जितना भी ये थ्योरीज दे रहे हैं इनको एक जगह लिख के याद कर लो, और जब एक जगह लिखो तो हमको ग्रुप में डाल देना। इस पीडीएफ को गो थ्रू करना, जो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन मिले कि कौन सा थ्योरी क्या बोलता है उसको एक जगह लिख के याद कर लो। ज़्यादा नहीं, ऐसा 15-20 मिलेगा और एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओगे। रेफरेंट पावर इज, ये नाम में मीनिंग है। रेफरेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पावर टू एबिलिटी टू ग्रांट और विथहोल्ड द रिवॉर्ड। हम किसी को रेफर करते हैं ना, इसको देना है और इसको नहीं देना है। तो यहाँ पे रेफरेंट का मतलब होता है किसी को रेफर करना, तो किसको अवार्ड देना और किसको अवार्ड नहीं देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट अप्लाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा ऑन द जॉब नहीं है? सर वेस्टिबुल ऑफ द जॉब था तो वही ऑन द जॉब नहीं होगा, ठीक है। वेस्टिबुल ही एकमात्र ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। विच लीडरशिप स्टाइल परमिट क्विक डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा लीडरशिप में जल्दी डिसीजन ले पाओगे? ऑथोरिटेरियन, क्योंकि तुम्हारे पास में सारा कंट्रोल है, तुमको किसी से पूछने का दरकार नहीं है। हिटलर टाइप रूल। ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव मतलब, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव दोनों का मतलब सारा कंट्रोल मैनेजर के हाथ में या बॉस के हाथ में, वही डिसीजन लेगा, सबऑर्डिनेट को चुपचाप फॉलो करना है। तो वहाँ डिसीजन जल्दी होगा ना, हमको किसी से पूछना ही नहीं, हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम डिसीजन आर कंसर्न्ड विथ, पीछे पढ़ चुके हैं, रिपीटेटिव एंड रूटीन डिसीजन ना। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा चैनल होता है कम्युनिकेशन का? ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कोई किसी को भी जाके कोई बात बता रहा है, ग्रेपवाइन मतलब कोई मेथड फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो मिल रहा है उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। When communication flows from top to bottom, it is known as, ये आंसर आप लोग ये करने लायक है बेटा। हाँ डाउनवर्ड सर। हाँ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब अपवर्ड। और इसी को भी हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया, ये एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन एन इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइक और डिसलाइक वनसेल्फ इज नोन एज, किसी को पसंद नापसंद करना इंडिविजुअली, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट। क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ सुपर सबऑर्डिनेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आर द फीचर्स ऑफ
सब कुछ नंबर क्या? हाँ फैक्टर थ्योरी हाँ, टू फैक्टर थ्योरी. एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी वाज प्रोपोन्ड बाय, ये याद करना पड़ेगा, लिकर्ट. डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर. अभी बताया सर. हाँ, फ्योल का जनरल है, टेलर का साइंटिफिक है. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इज द डैश मैनेजमेंट डिसीजन. एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? टॉप, मिडिल. एडमिनिस्ट्रेशन करना टॉप लेवल का काम है. डैश फॉर्म ऑफ बेसिक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मेन फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का किस बात पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव. डैश इज मीन टू एन एंड. कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग आखिरी बात होता है. डैश इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन ऑफ ऑल एंटरप्राइजेज. सारा जो दुनिया में कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन क्या है? प्लानिंग. डैश प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस. इनमें से कौन सा बात नेगेटिव होता है? इंडक्शन. नहीं बेटा, सिलेक्शन. क्योंकि सिलेक्शन में तुम लोगों को निकालते हो. अगर 10 लोगों में से एक को सिलेक्ट करो, बाकी 9 को रिजेक्ट करो ना, मतलब किसी को रिजेक्ट करना नेगेटिव बात होता है. देखो, इंडक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग, ये तीनों में तुम पॉजिटिव बात कर रहे हो. ट्रेनिंग दे रहे हो मतलब उसका ग्रोथ कर रहे हो. इंडक्शन कर रहे हो मतलब उसको काम समझा रहे हो. प्लेसमेंट दे रहे हो मतलब उसको कोई बड़ा पोजीशन दे रहे हो. लेकिन सिलेक्शन में तुम क्या करते हो? लोगों को छांट के अलग कर देते हो. सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है. ठीक है, काम का आंसर था ये. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. डैश इज कंसर्न विद टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट. इनमें से कौन सा चीज है जो मैनेजर ऐसा कुछ कर रहा है कि उसके सबऑर्डिनेट के एक्शन को वो इन्फ्लुएंस करे, जिससे डायरेक्टिंग. डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इनमें से कौन सा बात मैनेजमेंट का एसेंस है? कोऑर्डिनेटिंग. क्योंकि बाकी पांचों क्या है? फंक्शन. 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. और कोऑर्डिनेटिंग उसका वो हिडन फंक्शन है. हिडन फंक्शन एसेंस है वो मैनेजमेंट का, आत्मा. उसके बिना बाकी पांचों फंक्शन काम नहीं करेंगे. डैश रेफर्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेटिंग. यहाँ रोक रहे हैं. 50 MCQ किए हम लोग. कितना है टोटल इसमें? बहुत है सर, 116 है. नेक्स्ट.